आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये टोटली बेस्ड ऑन रेलवे एग्ज़ाम्स के ऊपर है। इससे जो ये वीडियो होगा ये पूरा रेलवेज़ एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होने वाला है, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें रेलवेज़ द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे A to Z। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है Why do covalently bond compounded have low boiling point? तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है सहसंयोजी बंधन के बारे में। इसके बारे में सहसंयोजी बंधन के बारे में बोला है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सहसंयोजी बंधन होता क्या है। तो जो मेनली जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंधन, वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी। एंड जो दूसरा होता है वो होता है कोवैलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट सहसंयोजी बंधन, ये जो बॉन्ड होता है ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल और नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु, धातु अधातु कंबाइन हो जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन और लूज होता है, गेन या लूज। ठीक है, मतलब त्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन त्याग या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है इसमें। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है तो इसमें क्या हुआ, चार्ज फॉर्मेशन होता है। चार्ज फॉर्मेशन इन द सेंस मतलब आयन, आयन फॉर्मेशन होता है। आयन मतलब आयन बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट देखें, मेटल नॉन मेटल के बीच होता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है और चार्ज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चार्ज फॉर्मेशन यहाँ पर आयन का बात किया गया है, आयन फॉर्मेशन होता है। मतलब चार्ज मतलब इन द सेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन कोई अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो नेगेटिव। और लूज कौन करेगा, जो जनरली मेटल होगा, धातु होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और जो गेन कौन करेगा, नॉन मेटल, अधातु। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड,
इसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन का अगर बात किया जाए तो सहसंयोजी बंधन बनता है नॉन मेटल के बीच में। अधातु अधातु, अधातु अधातु के बीच में। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग होता है, मतलब साझा बनाया जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं हो रहा है, चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोवैलेंट बॉन्ड का, ये 3 टाइप का होता है। सिंगल, एकल बंध, डबल, द्विबंध और ट्रिपल, त्रिबंध। तो ये 3 टाइप का बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, इसे है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और द मॉलिक्यूलर यूनिट मास ऑफ CaCl2। CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मास निकालना है। तो यहाँ पर है CaCl2, 2 आइटम्स है। एक है Ca कैल्शियम, जिसका जो मास होता है, वेट होता है 40, और जो Cl होता है उसका होता है 35.5। ठीक है, तो टोटल हम लोग अगर यहाँ से मास निकालेंगे या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे अगर हम लोग, तो कैल्शियम का हो गया 40 प्लस Cl का होता है 35.5। कितना टू Cl है यहाँ पर, 2 Cl है तो इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 35.5 को इंटू करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 71। जोड़ने के बाद कितना जा रहा है 111। सी इसका आंसर है। अब इससे रिलेटेड और 2 एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे अगर बात किया जाए CO2, सी का होता है ट्वेल्व, ऑक्सीजन का होता है 16, सॉरी ऑक्सीजन का होता है 16। तो क्या हो जाएगा, सी का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है इंटू 2, तो 12 प्लस 32 44। सेम अगर हम बात करें, निकालते हैं H2O, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन H2 प्लस O2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना हुआ है। तो हाइड्रोजन में कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा 2 प्लस 16 18। और एक एग्जांपल लेते हैं। NH3, नाइट्रोजन 14, तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 3 टू हाइड्रोजन है 3, 14 प्लस 3 17। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आगे अब जो भी होगा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x इज f, then the force acting on the same apple kept at a distance of 2x will be, यदि पृथ्वी और रखे एक सेब के बीच का आकर्षण बल f है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर बल कितना होगा। हाँ, ये आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। दो ठो मास है, ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है। दोनों को अगर r डिस्टेंस पे रखा जाए और दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है F, तब पहला ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट का, दूसरा, और ये जो फोर्स होगा ये दोनों के डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब जब दोनों को यहाँ से हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से हमको मिलेगा m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा और एक आएगा कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जहाँ पर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे होगा, हम लोग एक चीज़ यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो फोर्स है मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं, आधा, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा। तो डिस्टेंस को क्या करें, हाफ करें, हाफ मतलब 1/2। तो यहाँ पर आर के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, चुप से हाफ को पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ये 2 पर जाएगा स्क्वायर बन के क्या हो जाएगा 4 आएगा। मतलब जो 4 रहे फोर्स हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स जो रहेगा 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या है, जो भी आपका दिया रहेगा उसको उल्टा करके स्क्वायर कर देंगे तो उतना टाइम्स हो जाएगा फोर्स, जब बात डिस्टेंस का होगा। जैसे मान लीजिए अगर डिस्टेंस, जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या बोले 2x मतलब डबल, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल मतलब 2 टाइम्स। तो हम क्या बोले थे, इसको पहले करेंगे उल्टा और कर देंगे इसका स्क्वायर, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये रहा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैं फोर्स निकालना है, अगर मैं डिस्टेंस को, दूरी को 1/3 कर दूं तब फोर्स क्या होगा। तो क्या बोला मैं, पहले इसको उल्टा करेंगे 3/1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो फोर्स क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। सेम और एक लेते हैं, अगर मान लीजिए जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं 4 टाइम करता हूँ तब क्या होगा। तो सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे,
1/16 क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। क्लियर, एकदम सिंपल था एकदम। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द combination of resistors when 1 ohm 2 ohm are connected in parallel। ये है क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस को जोड़ने का, रेजिस्टेंस को जोड़ने का दो वे है। पहला सीरीज श्रेणी, दूसरा है पैरेलल समानांतर। अगर पहले तरीके से हम लोग जाए सीरीज में अगर जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सिंपली उसको क्या करना है, जोड़ देना है। जी आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस केस में आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किस केस में आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जब सीरीज में हो, किसमें हो, सीरीज में। दूसरा यह है सीरीज का केस में, श्रेणी में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले एक तो। मान लीजिए रेजिस्टेंस है 2 ओम और 4 ओम, इसको जोड़ा गया है सीरीज में, श्रेणी में। तब जाके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या बोले, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको सिंपली छोड़ देंगे हम लोग सीरीज के केस में, मतलब 6 ओम। सिंपल। नंबर 2 क्या है, अगर वो पैरेलल में है, समानांतर है, समानांतर के केस में रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल करके जोड़ना। जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सबको रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे तो आएगा। पैरेलल के केस में अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं पैरेलल का। मान लीजिए कि 3 ठो रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तीनों को पैरेलली ऐड किया गया, समानांतर जोड़ा गया। जब तीनों को समानांतर जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/R = 1/1 + 1/2 + 1/3। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 6। यहाँ हो जाएगा 6, 2 से 6 काटेंगे 3, 3 से 6 काटेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 6 × 9 = 11, 11/6। तो R क्या हो जाएगा, R = 6/11 ओम। ठीक है, तो दो चीज़ था यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ओम और 2 ओम को समानांतर में अगर जोड़ा जाए तब क्या होगा। 1 ओम 2 ओम को अगर समानांतर में जोड़ा जाए तो 1/R = 1/1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा, 3/2। R = 2/3, आंसर 2/3, ऑप्शन डी।
सिंपल। क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर डी और यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? त्रिआबंध युक्त है, जो शुरू में आपको बताए थे, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ 2 एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड देखे थे हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड क्या था? 3 टाइप का था। फर्स्ट सिंगल, एकल, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल। तो एकल, द्विबंध और ये था त्रिबंध। त्रिआबंध जो है ट्रिपल था। और जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच होता है, अधातु धातु के बीच में होता है। तो पहला क्या है देखो, पहला है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, 2 और 7। इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितने का जरूरत है? 1। तो ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि लास्ट के ऑर्बिट में देखेंगे उसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, डबलेट फुलफिल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, वही उसका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड को बताएगा। जैसे यहाँ पर कितना का जरूरत है? 1 का जरूरत है, सिंगल बॉन्ड। अगर बात करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ब्रेक करेंगे पहले में 2, दूसरा में 6, लास्ट में ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना का जरूरत है? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। द्विबंध क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, 2, 8 एंड 7, 2, 8, 7, लास्ट में कितने का जरूरत है? 1 का जरूरत है, 1 का जरूरत है। तो इसका भी क्या होगा? सिंगल, एकल बॉन्ड। बचा कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 2, 5, लास्ट में 5 है। 8 करने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के कितना का जरूरत है? 3 लगेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या देखें, कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो पहला क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो पहला शेल में जाएगा 2, दूसरे में जाएगा 7। 7 को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना का जरूरत है? 1 का जरूरत है। तो 1 का जरूरत है, मतलब ठीक है, सिंगल बॉन्ड। मतलब ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए या डबलेट फुलफिल करने के लिए जितना लगेगा वही क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड नंबर को बताएगा। ऑक्सीजन का लास्ट में कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 में ब्रेक हो जाएगा, लास्ट में 6 है। 6 मतलब ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितना का जरूरत है? 2, मतलब कौन सा बॉन्ड? द्विबंध। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7, ब्रेक करेंगे पहले में 2, दूसरे में 5। 5 जो है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितने का जरूरत है? 3 का जरूरत है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अगर बात करें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ब्रेक करेंगे 2, 8, 7, लास्ट में 7 है। 7 मतलब ऑक्टेट फुल करने के लिए 8 का जरूरत है, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एकदम ये चीज़ देख ली हम लोग। वैसे अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।